एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये यूपीएससी टॉपर की पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है और मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपके कमेंट आ रहे हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से आपका वो क्वेश्चन पूछ लूंगा। मेरे साथ हैं भरत दत्त तिवारी सर, जिनकी रैंक इस बार 98 आई है। सर का इस बार का चौथा अटेम्प्ट रहा है। जानेंगे इनकी डिटेल जर्नी कैसी रही, साथ ही स्ट्रेटजी और क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया ताकि आपके प्रिपरेशन में बूस्टअप मिले। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू सो मच। मेरी और हमारे ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। सर, एक बार अपने बारे में जानकारी दें कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह। जी, मेरा नाम भरत दत्त तिवारी है। इस बार मेरी 98th रैंक है यूपीएससी में। मैंने अपनी स्कूल जो है सेठ अमार जयपुरिया स्कूल लखनऊ से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नोएडा से, सेक्टर 62। उसके बाद मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, मैं सीधा यूपीएससी प्रिपरेशन में आ गया था। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और इस बार मुझे फाइनली सक्सेस मिली है। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स हमेशा निकाला है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था, लेकिन 10 मार्क्स से नियरली मैं रह गया था और इस बार फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसी में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करें कि प्रायोरिटी अगर रखी जाए जी, क्वालिटी बहुत जी। ऊपर से कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। वही जी। हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, कम में भी स्कोर भी होता है मेजोरिटी का। जी, क्या कुछ कन्वर्जन रेशियो के ऊपर बात करेंगे कि हाई प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट पे रखें, उसके बाद इसको रखें, आपको लगता है? जी, मेरा ये मानना है कि कन्वर्जन रेशियो पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत डायनेमिक है। हो सकता है किसी साल जो है किसी टॉपिक से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, लेट्स से इन्वायरमेंट में किसी साल आ गए, हो सकता है अगले साल जो है इन्वायरमेंट में कम आ जाए। तो जो आपको सबसे बेहतर तरीका आपके लिए यही होगा कि आप सारे सब्जेक्ट से एटलीस्ट बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज तो पढ़ के जाओ, ताकि जिस से भी ज्यादा क्वेश्चन आए आप उसे एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो आप सही कर दो। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन आए, जैसे काफी बार ऐसा देखा गया पॉलिटी में थोड़े टफर क्वेश्चन आ रहे हैं और नए एरियाज पे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पिछले साल इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, उसका एटलीस्ट अगर आप बेसिक पढ़ लोगे थोड़ा मेन स्पेसिफिक, तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे आपको प्रायोरिटाइज करना है, ब्रॉड बेस रखिए रादर देन गोइंग टू डीप इनटू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। प्री कैसे निकाले लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मैं सर प्री पे स्पेसिफिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं, 30 तक तो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसके बाद हाथ रुकने लगता है ज्यादातर बच्चों का। डिजर्विंग कैंडिडेट भी वहां फिल्टर हो जा रहे हैं जी। क्या कुछ आपके हैक्स हैं प्री को लेके कि कुछ ये पैरामीटर है जहाँ पे आप एक अच्छा गेस ले सकते हो 30 के ऊपर? जी, क्या कुछ आप बताएंगे? सबसे पहले तो सर मेरा ये मानना है कि हाँ, 35 क्वेश्चन सबने सुने तो जरूर होते हैं, हाँ। लेकिन सही जो है काफी कम लोग कर पाते हैं वो 35 के 35। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो 30-35 आसान क्वेश्चन है वो एकदम जितना सटीक हो पाए उतना सही आप कर लो। उसके बाद थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड गेसेस लेने पड़ते हैं, और जिसमें थोड़ी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में आपको तुक्के मारने, किसी ने कह दिया ये एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है आप ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो बात सेंसिबल है। काफी बार आप यही देखेंगे कि काफी बार कोई बात इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सेंसिबल नहीं होती है, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही और विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे मॉक टेस्ट में, तो आपका एक बेटर हैंग हो जाएगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कैसे तरीके से आप सही आइडेंटिफाई करें आंसर। तो उस पर आप वर्क करना जरूरी है। लास्ट के जो 3 महीने होते हैं जहाँ से कि आपके मेन से सेपरेट करके अपने आप को प्री ओरिएंटेड हम करते हैं लास्ट 2.5 महीने में, तो सर उस मोमेंट में आप क्या करते थे? मैं पहले अटेम्प्ट की भी बात करूँ, लास्ट अटेम्प्ट इस बात करूँ, आपने क्या किया? आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट रही है। आखिरी 3 महीनों में आपको बस ये करना है कि आप एटलीस्ट बेसिक रिसोर्सेज जो भी हैं जितनी बार आप रिवाइज कर पाए, ऐसा उसका कोई टारगेट नहीं है कि 2 बार 3 बार, जितनी बार मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज कर पा रहे हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रेफर करें, क्योंकि वो आपको दिखाएगा कि एग्जामिनर कैसे जो है ऑप्शंस पुटअप कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट एलिमिनेशन टेक्निक, दिस इज एप्टीट्यूड डेवलपमेंट मैं कहूंगा। तो ये जो है दूसरा आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तीसरा, आप प्रैक्टिस थोड़ा करिए, थोड़े मॉक टेस्ट, और वो भी एक कोचिंग नहीं, आजकल फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप लगा के देखिए, आप अपने आप का आकलन करिए और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए। स्टार्टिंग टाइम में अगर जो बिगनर है एनसीईआरटी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक पढ़े, या फिर इन दोनों को हटा के किसी कोचिंग के जो नोट्स आते हैं जो कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, उसको पढ़े, किसको आप कहेंगे? मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटीज आपका बेस सेटअप करती हैं, और और रही बात क्लास की कहाँ से शुरू करें, वो डिपेंड करता है कि आपका बेस लेवल कैसा है। मुझे मानना था कि मेरा बेस लेवल ठीक था, मैं समझता था पॉलिटी के कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, स्कूल में अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैंने हमेशा 11th 12th को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था उनकी एनसीईआरटीज को।
लेकिन अगर किसी आपको लग रहा है आपका बेस जो है थोड़ा कमजोर है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप 6 से शुरू करो। वो इजीली आपको 6 to 12 जब आप जाओगे, और स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जब आप ये पढ़ोगे, आपका बेस बहुत अच्छा होगा। फिर स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एड ही कर रहा है, लेकिन डिपेंडेंट कभी भी किसी पे नहीं होना है। आपको हमेशा अपना एक आउटलुक रखना है एग्जामिनेशन की तरफ, और उसी पे चलना है। कोचिंग का नोट्स जितना मैंने यूज किया है वो तो तभी यूज किया है जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, अब ये नहीं है किसी Complete नहीं आपने कभी follow किस किया। हाँ, कंप्लीट किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स मैंने नहीं फॉलो किए। ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन जहाँ पे हुआ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसकी कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स अभी तक भी ऐसे नहीं है कि ये बुक पढ़ लीजिए हो जाएगा। तो यहाँ पे कोचिंग के थोड़े से रेफर कर लीजिए, थोड़े उससे पॉइंट्स बना लीजिए, वहां पे ये बहुत ज्यादा मददगार होता ओके, मेंस में आंसर राइटिंग मेन है, गेम आंसर राइटिंग का है। जी आपका तभी रैंक अच्छा लगता है। आंसर राइटिंग में सर क्या क्या डायमेंशन आप ध्यान रखते हैं, पहले तो ये। दूसरा, आपकी जो वैल्यू एडिशन जी क्योंकि सेम सारे बुक लिस्ट सब लोग वही पढ़ते हैं, जी अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो कुछ हाथ पर इधर उधर मारना ही पड़ेगा कुछ जी, जी। वैल्यू एडिशन के लिए। जी वो सब्जेक्ट वाइज आप बताएं कि वैल्यू एडिशन क्या क्या किया था आपने, जैसे मैगजीन वगैरह कुछ। जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आंसर राइटिंग का सबसे पहला कोर ये है, वैल्यू एडिशन नहीं है, सबसे पहला कोर है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे फिगर्स हैं, सब आपने प्रिपेयर कर लिया, आपके पास बहुत अच्छी डेटा शीट है, लेकिन तब भी आपके जो है स्कोर नहीं आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ज्यादा कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप वो नहीं बता रहे हो। तो सबसे पहले डिमांड को करिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर करिए कि 10 मार्कर में आप 2 पार्ट में उसे यूजली ब्रेक करिए, इंट्रो रखिए, कंक्लूजन रखिए, 15 मार्कर को 3 में ब्रेक करिए। दिस इज द ब्रॉड गाइडलाइन। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली वैल्यू एडिशन की बात करें, तो देखिए वैल्यू एडिशन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं या डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज द इजियर वे। आप बगल में केस स्टडी भी बना सकते हैं, बॉक्स बना के, वो सब। दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा ज्यादा थिंकिंग अप्रोच वाला होता है, और वो है कि आप इंटर रिलेशन ढूंढिए। जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर पॉलिटी का वो टॉपिक है तो वो इकोनॉमी से भी रिलेट करेगा कभी ना कभी। इकोनॉमी का टॉपिक है तो वो इंटरनेशनल रिलेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। जितना अच्छा आप इंटर रिलेट कर पाएंगे वही आपका सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन में लोग सब लिख रहे हैं कि हमारी आर्थिक दिक्कतें क्या हैं और वो सब है, उसने 6 पॉइंट लिख दिए, अगर आप वहीं 1 पॉइंट लिख दें कि कोई गवर्नेंस रिलेटेड पॉइंट आ जाए, या इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, वो वाला कुछ बता दें, सो दिस इज योर वैल्यू एडिशन। तो ये दूसरा तरीका है जो काफी इग्नोर होता है, जिसमें मेहनत कम लगती है लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा झलकती है। तो इस पे फोकस करिए। आपका ऑप्शन क्या था, सोशियोलॉजी। कितने टाइम मांगता है ये अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आई थिंक 4 और 5 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको डेडिकेट इसे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, जी इन तीनों का आप अपना माइंडसेट बताइए कि क्या आपका माइंडसेट क्या है इनके जी। रिलेटेड? देखिए, ऐसे में मेरा ये मानना है कि ऐसे में आप अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक इंटरव्यू, ऐसे इज अ रिटन इंटरव्यू इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी डायमेंशंस खोलिए अपने ऐसे में, और ये नहीं कि जो सबको कहा जाता है पेस्टल अप्रोच, ये तो ठीक है। अगर आपने कोई जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ अनुभव किया है, कुछ देखा है, आप उसे भी थोड़ी एक स्टोरी फॉर्म में, एनेक्डोट फॉर्म में उसे लिख दीजिए। अपना नाम नहीं लिखिएगा, बट एक एनेक्डोट स्टोरी उसी के अराउंड बना दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी, अगर समाज में कोई दिक्कत है जो आपने ऑब्जर्व करी है, कोई मूवी अगर आपने देखी, आजकल सोशल इश्यूज पर मूवी बनती है, उसका एक रेफरेंस दे दिया, बुक्स का रेफरेंस दे दिया, किसी किसी ने आपको प्रभावित किया उसका रेफरेंस दे दिया, तो ऐसे उसे ब्रॉड डायमेंशन करिए। आई थिंक वो जो है यूनिकनेस आपकी दिखाता है। और सेम विद एथिक्स। और ऑप्शनल में फिर आपको थोड़ा सा, इसमें आपको वो अकेली जगह है जहाँ पे एक्चुअली यूपीएससी डिमांड करता है कि आप इन डेप्थ स्टडी करें।